हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज हम बात करेंगे शार्क टैंक सीजन 2 के 8 एपिसोड के बारे में। क्या हुआ उसके अंदर और उससे हम क्या क्या सीख सकते हैं। तो जो सबसे पहली स्टार्टअप आई थी उनका नाम था अ टिपिकल एडवांटेज। तो बेसिकली ये जो डिसेबल लोग होते हैं उनकी मदद करने के लिए प्लेटफॉर्म है। तो ये 3 तरीके से काम करते हैं। एक तरीका है कि ये आर्टिस्ट जो ड्राइंग व्राइंग वाले होते हैं उनकी ड्राइंग्स बना के बेचते हैं अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर और रिलेटिवली एक्सपेंसिव है और अच्छी चीजें हैं अगर देखा जाए तो। दूसरा, ये टैलेंट प्रोवाइड करते हैं। तो जैसे आर्टिस्ट है, सिंगिंग वाले, वॉइस ओवर आर्टिस्ट वगैरह वगैरह, तो कॉर्पोरेट्स को अगर अपने लिए चाहिए तो वो डायरेक्टली इनसे हायर कर सकते हैं। तीसरा, ये एक तरह का Naukri.com वाला काम कर रहे हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, इनका कहना है कि जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स है वो डिसेबल लोगों को अलाउ नहीं करते अपने प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर करने के लिए। तो ये एक अम्ब्रेला ब्रांड के अंदर इन तीनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। तो इंटेलेक्चुअल इंडीज वाले चैनल के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी, डाइवर्सिटी, इंक्लूजन एंड इक्वालिटी। तो उस पर व्यूज नहीं है, लोगों को शायद वो उतनी ज्यादा पसंद नहीं आई, पर उसके अंदर भी मैंने इसी चीज के बारे में बात करी थी। आज के टाइम पे जो बिजनेसेस है वो इस चीज को समझ रहे हैं और वो वीडियो देखना आपको ज्यादा फैक्ट समझ में आएगा। क्या क्या मैंने बताया कि अगर आप डिसेबल लोगों को अपनी टीम के अंदर रखते हो तो आपकी टीम की एफिशिएंसी बढ़ती है। अब कई लोगों को लगेगा कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है। देखो, सिंपल सी बात है कि आज के टाइम पे डिसेबल लोगों को जॉब नहीं मिलती है और अगर आपने उनको जॉब प्रोवाइड करी तो वो अपना काम बहुत ही अच्छे तरीके से करने की कोशिश करते हैं। उसके चक्कर में बाकी लोग भी उनसे प्रेरित होकर अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं और वो लोग बाकी लोगों को भी इंस्पायर करते हैं अच्छा काम करने के लिए। और ये मैं खाली अपनी हवाबाजी वाली बात नहीं कर रहा हूं, वीडियो देखना, उसमें मैंने फैक्ट्स के बारे में बताया है कि अगर आप इन चीजों को फॉलो करते हो तो आपकी टीम का जो आउटपुट होता है वो बहुत ज्यादा इंप्रूव होता है। पर सैड रियलिटी क्या है, हमारी कंट्री की 7 करोड़ से ज्यादा पॉपुलेशन है जो कि डिसेबल कैटेगरी के अंदर आती है और सिर्फ 0.5% ही एम्प्लॉयमेंट रेट है। मतलब लोग उनको नौकरियां नहीं दे रहे हैं। पिछले कुछ टाइम के अंदर इस चीज का बहुत ज्यादा स्विच आया है। बहुत सारे मैंने फूड आउटलेट्स के अंदर देखा है जहां पे उन लोगों को रखा जाता है जो बोल नहीं पाते, उन वो ऑर्डर कलेक्ट करते हैं। तो जरूरत नहीं है ना, सिंपल सी बात। अगर मैं मैकडी में बर्गर ऑर्डर कर रहा हूं और वहां पे वो सामने वाला बंदा मुझे बोले या ना बोले, उसको ऑर्डर लेना है तो सीधा बोले तो आप बताओगे मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, ठीक है ठीक है ठीक है। आपको पीछे स्क्रीन बनी हुई है, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है आपको सही चाहिए या नहीं चाहिए, और वहीं से वो ऑर्डर लेके आगे पीछे प्लेस कर देते हैं। या फिर असेंबली की बात करके चले, ऑपरेशंस की बात करके चले, तो वहां पे जरूरत नहीं है ना। अब एक बंदा डिसेबल है, चल नहीं सकता, पर वो बोल तो सकता है ना, वो सुन तो सकता है ना, वो देख तो सकता है ना, तो डेस्क काम तो कर सकता है ना। तो उनको नौकरी क्यों नहीं प्रोवाइड की जाती, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और ये प्रॉब्लम क्यों है, क्योंकि देखो दो साइड पे चीजें आ रही है। एक, इनको दिव्यांग कहा जाता है, मतलब इनके पास में कोई स्पेशल पावर है, लोगों ने अगर किसी को आंख नहीं दी है तो सिक्स सेंस दे दी है, वो ऐसा है ऐसा है। और दूसरी साइड पे बेचारा कंसिडर किया जाता है। डाइवर्सिटी इंक्लूजन का कंसेप्ट ये कहता है कि हमको सबको इक्वली ट्रीट करके चलना है। तो ये स्टार्टअप उस चीज के बारे में बात कर रही है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रही है। मैं इनकी आस्क की बात करके चलूं तो ये 30 करोड़ वैल्यूएशन के ऊपर 30 लाख रुपया मांग रहे थे। मैं इनके रेवेन्यू की बात करके चलूं तो अगस्त 2022 का रेवेन्यू 10 लाख रुपए का था। तो अगर आप इस मल्टीपल से देख के चलो तो बिजनेस डायरेक्शन पे नहीं जा रहे थे। तो यहीं पे पीयूष ने इनसे पूछा कि आप क्या चाहते हो, आप बिजनेस बनाना चाहते हो या फिर आप सोशल कॉज के लिए आगे बढ़ना चाहते हो। तो उन्होंने कहा सोशल फर्स्ट, बिजनेस सेकंड। मतलब हम लोगों का भला ज्यादा करना चाहते हैं, बिजनेस तो बाद में बनता ही रहेगा। तो ये बेसिकली क्या कर रहे हैं, इनकी जो कोर सर्विसेज है वो क्या क्या है। इसके अलावा तो ये बिजनेसेस को रिटेनरशिप प्रोवाइड करते हैं, मतलब मंथली बेसिस के ऊपर आप हमको पैसा दो, हम आपको हायरिंग करवा के देंगे, इंटरव्यू करवा के देंगे, उसके बाद भी जिनको हायर किया उनको मैनेज करेंगे, साथ में डिसेबिलिटी सेंसेशन करवाएंगे। अब ये डिसेबिलिटी सेंसेशन क्या होता है, जैसे एग्जांपल के लिए अगर आपकी टीम में एक ऐसा बंदा है जो देख नहीं पाता है, तो आप क्या कर रहे हो, आप पूरी टीम को दिखा रहे हो कि देखो ये देख नहीं पाता है। अगर आप भी नहीं देख पाते तो आपको कैसा लगता। तो इससे क्या होता है, सबके सब रिलेट कर पाते हैं सेम चीज को, तो वो भी अच्छे तरीके से उस इंप्लॉय के साथ में मिलजुल पाते हैं। अगर किसी टीम के अंदर ऐसा बंदा है जो बोल नहीं पाता, सुन नहीं पाता, तो उसके लिए साइन लैंग्वेज का यूज होता है। तो साइन लैंग्वेज सिखाई जाती है पूरी टीम को ताकि चीजें आराम से हो पाए। अगर मैं इनकी वैल्यूएशन की बात करके चलूं तो इन्होंने 7 करोड़ वैल्यूएशन के ऊपर 1 करोड़ रुपया 3 दिसंबर को रेस किया था 2021 की, अगर हम बात करके चले। और अभी के टाइम पे 15% जिनको दिया था, 14 इन्वेस्टर्स है, एंजल्स इन्वेस्टर्स है, जो कि इनकी कैप टेबल के ऊपर है। अब ये कैप टेबल क्या होता है, एक टेक्निकल वर्ड निकल के आता है। जब मैं कंपनी चलाता हूं तो कंपनी के अंदर एक बोर्ड मीटिंग रूम होता है जो कि डिसाइड करता है कंपनी कैसे चलेगी कैसे नहीं चलेगी। तो जो मेजॉरिटी ऑफ शेयर होल्डर्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं कंपनी को चलाने के लिए।
तो अभी के टाइम पे 14 लोग थे जो कि कंपनी को चला रहे थे। तो इसके ऊपर पीयूष ने बोला कि यही रीजन है, इतने सारे लोग आपकी टीम के अंदर है कि आप बिजनेस ढंग से नहीं कर पा रहे हो, आपने बिजनेस नहीं बना रखा, आप बहुत कंफ्यूजन क्रिएट कर पा रहे हो। तो उसके बाद पीयूष ने ऑफर किया कि भाई मैं आना चाहूंगा, मैं 1 करोड़ रुपए दूंगा जो आपकी आस्क है, पर मैं 12% इक्विटी लूंगा। अब इसका रीजन ये था, वो अपनी कैप टेबल के अंदर सबसे पावरफुल पोजीशन चाहते थे ताकि वो कंपनी को अपने हिसाब से चला सके। और दूसरी साइड पे अमन, नमिता, अनुपम ने भी ऑफर दे रखा था और वो था 30 लाख रुपए 7 करोड़ की वैल्यूएशन के ऊपर। तो सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है कि अगर वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो पीयूष का ऑफर अच्छा है, बट अगर स्ट्रैटेजिक टाइप से देखा जाए तो उनका ऑफर ज्यादा अच्छा है, क्योंकि पहली चीज आपकी इक्विटी कम ली जा रही है, दूसरी आपके पास में 3 लोग और आ रहे हैं। पर यहां पे पीयूष का सीधा सा क्लियर कट आंसर था कि भाई मैं किसी के साथ नहीं आना चाहता, पहले ही आपने इतनी सारी भीड़ इकट्ठी कर ली है अपनी कैप टेबल के ऊपर, मेरे को इतनी ज्यादा भीड़ नहीं चाहिए। तो इसके ऊपर लड़ाई हुई, एक तरह से मैं कहूंगा जो शार्क के अंदर फ्रेंड सीजन चल रहा था उसका अंत हुआ। तो अनुपम वर्सेस पीयूष हुआ और ये अच्छे तरीके से उन्होंने डिस्कस किया कि आप कैप टेबल में पावर चाहते हो, आप नहीं चाहते, तो आप ये देख सकते हो, आपको समझ में आएगा कि कितना जबरदस्त तरीके से चल रहा था। उसके बाद में अनुपम पीछे गए, उन्होंने कहा ठीक है मैं इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूं, आप इन तीनों को ले लो। उसके बाद में पीयूष ने भी कहा ठीक है मैं भी इन्वेस्ट नहीं कर रहा, आप बाकियों को ले लो। एट लास्ट इनके पास एक ही ऑफर बचा, अमन और नमिता का 30 लाख रुपए का, पर इन्होंने वैल्यूएशन बढ़ा दी, 10 करोड़ की वैल्यूएशन कर दी, क्योंकि प्रीवियस 7 करोड़ का राउंड था, उससे बड़ा राउंड करा उन्होंने, ताकि क्योंकि देखो सिंपल सी, अगर सेम लेवल के ऊपर भी रेज होता है ना तो एक तरह से उसको डाउन राउंड ही कंसिडर किया जाता है। तो उन्होंने कहा ठीक है 10 करोड़ वैल्यूएशन के ऊपर करते हैं। अब इनके पास एक ही ऑफर था तो उन्होंने फाइनली ले लिया। आवाज के अंदर वो खुशी नहीं थी, उन्होंने कहा ठीक है मतलब कोई ऑप्शन नहीं था, कुछ नहीं कर सकते। पर कहानी ये थी, अपने आप में ही ये लड़े हैं और उसके वजह से सामने वाले जो एंटरप्रेन्योर था उसका नुकसान हो गया। इससे पहले भी हमने एक एपिसोड देखा जहां पे ये लोग अपनी दोस्ती यारी के चक्कर में एंटरप्रेन्योर का नुकसान करवा के बैठे थे, मतलब उसको पैसे नहीं मिले थे। पर मेरे हिसाब से जो इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी वो थी मार्केटिंग, और वो शार्क टैंक के ऊपर आके हो गई। बहुत सारे लोगों को ये चीज समझ में आई, मेरा भी एक कर्म था आप लोगों को समझाने का कि ये डाइवर्सिटी इंक्लूजन क्या होता है। तो अब ये कि स्टार्टअप के बारे में पता, डाइवर्सिटी इंक्लूजन के बारे में पता लगा, हो सकता है कि आप भी इनसे कोई सर्विसेज लो और बहुत सारे लोगों का भला हो सके। तो मार्केटिंग अच्छे लेवल पे हो गई इनकी शार्क टैंक पे आके। इनके जो बड़े भाई है वो एक बड़े हैं वीसी की दुनिया के अंदर, बड़ा नाम है, तो पैसे तो वो इनको रेस करवा ही देंगे, आज नहीं तो कल करवा ही देंगे। तो पैसों की कभी भी टेंशन नहीं थी इनके पास में। इनको सही लोग चाहिए थे और सही लोग इनके पास पहले से ही बहुत सारे थे। अब मार्केटिंग होनी थी, टीवी के ऊपर बहुत अच्छे लेवल की मार्केटिंग होगी जहां पे नंबर्स भी क्रिएट कर सकते हैं। अब अगली स्टार्टअप की तरफ आते हैं, हाउस ऑफ चिकनकारी। तो चिकनकारी एक टाइप की आर्ट है जो कि कपड़ों के ऊपर डिजाइन करी जाती है। ये लखनऊ बेस्ड डिजाइन चलता है, तो बहुत ज्यादा चलता है और उसको औरतें बनाती है, घर की औरतें, बहुत सारी औरतें इसके ऊपर काम करती है और वो प्रोडक्ट बना के पूरी डिस्ट्रीब्यूशन चेन के अंदर फैलता है। तो ये कंपनी वाले क्या कर रहे थे, ये D2C चला रहे थे चिकनकारी का। इन्होंने इनिशियल टाइम पे 75 लाख रुपीस इन्वेस्ट करे थे। आज इनके पास में 15,000 से ज्यादा कस्टमर्स है और इनकी जो आस थी वो थी 75 लाख रुपीस, 75 करोड़ की वैल्यूएशन के ऊपर। अगेन जब भी कोई इतनी बड़ी वैल्यूएशन मांगता है शार्क टैंक के अंदर, सारे शार्क डर जाते हैं, सबने हंस गए कि इतनी ज्यादा। फिर उनसे उनके नंबर पूछे गए। अगर मैं उनकी प्राइस रेंज की बात करके चलूं तो 2350 रुपीज से 7000 रुपीज के प्रोडक्ट वो बेच रहे हैं। 2020 के अंदर इन्होंने स्टार्ट किया था और जो इनका प्रोजेक्टेड सेल्स थी 2022-23 की वो थी 15 करोड़ की। 70 बंदों की इनकी टीम है और जो इनका नेट मार्जिन है वो 15% का है। तो इसी तरीके से इनका पूरा बिजनेस चल रहा है। तो मेरे हिसाब से 2 करोड़ प्लस ये साल का घर पे लेके जाते हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज है। फिर उसके बाद अमन ने इनसे पूछा कि आपकी लास्ट मंथ की सेल कितनी है, तो लास्ट मंथ की सेल जो उन्होंने बताई वो थी 1.82 करोड़ की। और मजे की बात ये थी इनके पास में इंटरनेशनल कस्टमर्स भी थे। जो इनका 30% के आसपास का बिजनेस आ रहा था वो इंटरनेशनली आ रहा था, इंटरनेशनली लोग इनसे मंगा रहे थे। 33% इनके जो कस्टमर्स थे वो रिपीट थे, मतलब किसी ने एक बार ले लिया तो वो कुछ टाइम के बाद में फिर से रिपीट होता है, फिर से होता है। और ये बहुत ज्यादा हेल्दी बिजनेस है अगर देखा जाए तो। आप पैसे अर्न कर रहे हो, 33% रिपीट है, तो मतलब मंथ और मंथ आप बढ़ते ही चले जाओगे, बहुत ज्यादा तेजी से आप बढ़ सकते हो। इसके बीच में एक वर्ड और बोला गया, वो था डेड स्टॉक। इनसे पूछा गया आपका डेड स्टॉक कितना है, तो उन्होंने कहा ज्यादा नहीं है। अब ये डेड स्टॉक क्या होता है, ये कपड़ों की दुनिया के अंदर बहुत ज्यादा माना जाता है। तो जैसे एग्जांपल के लिए हमने एक हुडी बनाई, अब मैंने येलो कलर में भी निकाली, रेड में भी निकाली, ब्लैक में भी निकाली, व्हाइट में भी निकाली, पर ज्यादातर लोगों ने ब्लैक रेड ही ली और येलो नहीं ली।
तो एक टाइम के बाद में ये आउट ऑफ ट्रेंड हो जाएगा और ये मेरी डेड इन्वेंट्री बन के रह जाएगी, मतलब ये प्रोडक्ट बिकेगा नहीं। तो इसको हम कहते हैं, कपड़ों की दुनिया कहते हैं डेड इन्वेंट्री, जो प्रोडक्ट बिकता नहीं है। अब इसके अंदर एक दो रीजन और भी हो सकते हैं। हमने डिजाइन बनाए, तो हमने बनाया मीडियम, स्मॉल, एक्सेल, डबल एक्सेल, पर स्मॉल वाला बिका ही नहीं या डबल एक्सेल वाला बिका ही नहीं, और वो अब सिंगल पीस कहीं पे निकल ही नहीं रहा, कोई लेना ही नहीं चाह रहा है। तो इसको हम कहते हैं डेड इन्वेंट्री। तो जो बड़े बिजनेसेस होते हैं वो अपनी डेड इन्वेंट्री को कैसे निकालते हैं? सेल्स के थ्रू। तो आप देखते हो ना, एंड ऑफ सीजन सेल, या फिर अगर आप हाईवेज के पास से जा रहे होते हो तो कंपनी का फैक्ट्री आउटलेट खुला होता है, तो वो जो खुले होते हैं ना, वहां पे एक तरह से डेड इन्वेंट्री ही बेची जाती है। वो जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, एक दो साल पुराने प्रोडक्ट्स होते हैं, वो वहीं पे बेच रहे होते हैं। और जो स्पाइकर के सीईओ है, मैंने उनके साथ भी फाउंडर फिल्टर किया था, तो मैंने बताया था कि बहुत सारा प्रोडक्ट जो ऑनलाइन बिकता है ना, वो भी डेड इन्वेंट्री का ही पार्ट होता है। मतलब डेड नहीं कहूंगा, स्लो मूविंग इन्वेंट्री का पार्ट होता है। मतलब जो उनका बिक नहीं रहा होता कहीं से भी, तो वो ऑनलाइन मिंत्रा, अमेजॉन, इन सारी साइटों पे डाल देता है। तो आपको लगता है ना भाई 5,000 का प्रोडक्ट 1,000 रुपए में मिला, उनके लिए वो जीरो ही था, उनके लिए वो डेड था, बस आपको डिस्काउंट पे उन्होंने दे दिया। कहानी ये है। तो यही रीजन है कि बहुत सारे ब्रांड्स के आपको ऑफलाइन के अंदर प्रोडक्ट्स महंगे मिलते हैं और ऑनलाइन के अंदर सस्ते मिलते हैं। आप कहते हो ऑनलाइन पे सस्ते मिल रहे हैं, कपड़ों की बात कर रहा हूं मैं। तो कहानी ये है, हिडन हिडन डार्क सीक्रेट ऑफ मर्चेंडाइज वाला बिजनेस। अब इनको बहुत सारे ऑफर्स मिले। अगर मैं पीयूष के ऑफर की बात करके चलूं तो 75 लाख रुपीज 15 करोड़ की वैल्यूएशन के ऊपर बोला। तो फिर वो नेगोशिएट कर रहे थे, उन्होंने बोला जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जो आपके जैसा काम कर रहे हैं, मेंसा जैसे कि, मेंसा बेसिकली इसी टाइप का काम करता है, ऑनलाइन ऑनलाइन बेचते हैं, तो उन्होंने कहा उनको 5x मिलता है एबिटा का। इस तरीके का मार्केट स्टैंडर्ड है, ये सबको पता लग गया। तो इसका एक फायदा ये भी होता है कि सबको पता लग जाता है मेरी कैलकुलेशन कैसे निकालनी है वैल्यूएशन की। तो उन्होंने कहा 5x का एबिटा मिल रहा है, तो मेरे हिसाब से तुमको भी अच्छा ऑफर कर दिया है। पर फिर भी एट लास्ट नेगोशिएशन चला, क्योंकि लड़की पढ़ी लिखी थी, बिजनेस अच्छा कर रहे थे, रिपीटेड कस्टमर्स थे। तो 20 करोड़ वैल्यूएशन के ऊपर 75 लाख रुपीस फाइनली डन हुए। पीयूष और अमन इस डील के अंदर आए। तीसरा स्टार्टअप था मैजिक ऑफ मेमोरीज। तो नाम से पता लग रहा है मैजिक ऑफ मेमोरीज। तो ये आपकी मेमोरीज को स्टोर करते हैं इन ज्वेलरीज। तो ये ह्यूमन फ्लूइड्स को और ह्यूमन डीएनए को स्टोर करते हैं ज्वेलरी के अंदर। गोल्ड और सिल्वर की ज्वेलरी बेचते हैं। तो बेसिकली मदर का ब्रेस्ट मिल्क को स्टोर करके एक पेंडेंट बना दिया, बच्चे के बाल को स्टोर करके कुछ बना दिया, ब्लड को कुछ करके कुछ कर दिया, ऐसे ऐसे टाइप के काम कर रहे हैं अगर देखा जाए तो। सबसे बड़ी शॉकिंग चीज मेरे लिए क्या थी, शार्क्स इस आइडिया को सुन के शॉक थे, पर मेरे हिसाब से ये इतना भी शॉकिंग आइडिया नहीं था। बहुत सारे लोग ये काम कर रहे हैं इंटरनेशनली। मैंने शार्क टैंक बाहर वाले में, शार्क टैंक ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये देखा था पहले, ये आइडिया आ चुका है वहां पे भी इसका फंड बनाया गया था। पर मैं उम्मीद कर रहा था कि इंडियन शार्क्स को समझ पाएंगे, पर नहीं समझ पाए। पर ये बिजनेस इन्वेस्टेबल नहीं था, क्योंकि ये बहुत बड़ा बिजनेस नहीं बन सकता। ये बहुत टाइम से इस बिजनेस के अंदर काम कर रहे थे, पर उतने नंबर्स क्रिएट नहीं हो रहे थे, बहुत ज्यादा ह्यूमन डिपेंडेंट बिजनेस था, तो ये बहुत स्केलेबल नहीं है। तो हमने बात करी है कि अभी तक शार्क या कोई भी इन्वेस्टर अगर किसी कंपनी में इन्वेस्ट करता है तो उसका लॉजिक ये होता है कि मैंने अगर 10 रुपए लगाए हैं तो मेरे वो 100 रुपए बनने चाहिए। तो अगर वो अपसाइड नहीं है बिजनेस की तो कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा। तो यही रीजन था इनके बिजनेस के अंदर किसी ने इन्वेस्ट नहीं किया। अभी के टाइम पे मोटा मोटी 2 लाख रुपए के आसपास का प्रॉफिट कमा रही थी, और इसके ऊपर अनुपम ने बोला कि आप ये 2 लाख को 6-7 लाख रुपए महीने के ऊपर लेके जाओ, बहुत बढ़िया, आपकी जिंदगी बहुत अच्छे तरीके से चल सकती है। आप इसको एक स्टार्टअप बड़े लेवल पे ऊपर रन करने की कोशिश मत करो। तो इस पे मेरा कुछ नहीं बोलना, क्योंकि मेरे को भी ये बिजनेस समझ में नहीं आता। तो मेरे हिसाब से जो उन्होंने बोला है वही चीज सही लग रही है, और कोई ऑप्शन मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है। क्या आप ऐसा कुछ करवाना चाहोगे अपने लिए? मैं देख के कोई बिल्कुल एक्साइट नहीं हुआ, मेरा कोई मन नहीं किया। अगर मैं इंक्लूसिव की बात करके चलूं तो मैं एक्साइटेड हुआ था। मैंने इनकी वेबसाइट पे डाल दिया है कि भाई हम भी हायर कर लेंगे। और इसी के साथ आज की ये वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। प्लीज शेयर करा करो, इसको लोगों तक पहुंचाया करो। यूट्यूब में क्लिप का ऑप्शन भी है, अगर आपको कोई सेक्शन अच्छा लगता है तो उसकी क्लिप बना के भी लोगों को भेज सकते हो। बाय गुणेश वगैरह, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग। और जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं, जय हिंद, वंदे मातरम।